कौन हो तुम? अभिनव उस आदमी पर जोर से चिल्ला पड़ा। ऐसे में वो आदमी तेजी से अभिनव के करीब आया और उसे उसके कॉलर से उठाते हुए बोला, आवाज नीचे करके बात कर, समझा? नहीं तो तेरी जुबान खींचकर काट डालूंगा। उस आदमी की धमकी सुनते हुए अभिनव ने एक पल के लिए उसका चेहरा गौर से देखा और पाया कि वो कोई अनजान था। हालांकि दिखने में वो आदमी काफी खतरनाक लग रहा था, लेकिन अभिनव ने ऐसे खतरनाक आदमी पहली बार नहीं देखे थे और इतनी खूंखार धमकियां भी पहली बार नहीं सुनी थी। उसे लगता था कि धमकी देने वाले लोग खाली बर्तनों के समान थे, जिन्हें सिर्फ जोर से बजना आता था। ऐसे में अभिनव ने गुर्राते हुए अपने सिर से उस अनजान आदमी के सिर पर जोर से मारा और उसे अपने से दूर कर दिया। साले! वो आदमी अभिनव पर चिल्ला पड़ा। वो वापस अभिनव को मुक्का मारने के लिए आगे दौड़ा ही था कि इतने में अभिनव जमीन से उठा और उसने अपनी टांग घुमाकर उस आदमी को लात दे मारी। कौन है तू? किसने भेजा है तुझे? अभिनव ये सवाल करते हुए उस आदमी के करीब आने लगा। इतने में वो आदमी जोर से चिल्लाया, बैकअप! बैकअप! उसकी आवाज सुनते ही उस ग्राउंड के अंदर अचानक 3 और हट्टे कट्टे लोग घुस आए और अभिनव की तरफ दौड़ पड़े। उन्हें अपनी तरफ आते देख अभिनव ने एक कदम पीछे ले लिया। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी अकेले कई सारे लोगों से लड़ाई नहीं की थी, मगर फिलहाल जो आदमी उसकी तरफ आ रहे थे वो वाकई काफी मजबूत और खतरनाक लग रहे थे। दूसरी ओर कबीर को जब पीछे देखने पर भी कुछ नजर नहीं आया तो उसने एक हताशा भरी गहरी सांस लेकर वो फोन काट दिया। उसकी आंखें फिर अभिनव को ढूंढने लगी और तभी उसने देखा कि 3 खतरनाक आदमी अभिनव की तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। शिट! टाइगर! कबीर अभिनव को बचाने के लिए तुरंत वहां से दौड़ पड़ा। वो तीनों आदमी अब अभिनव के करीब आने वाले थे। ऐसे में अभिनव ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर अचानक जमीन पर पड़े हमलावर को उठाकर उसके ही साथियों की तरफ फेंक दिया। हालांकि वो तीनों आदमी भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने उस चौथे आदमी को अपने हाथों में पकड़ लिया और फिर उसे नीचे उतार दिया। मारो! खत्म कर दो इस हरामखोर को! वो आदमी उन तीनों से गुर्राते हुए बोला। ऐसे में वो तीनों आदमी अब वापस अभिनव की तरफ बढ़ने लगे थे। अभिनव सावधानी से अपने कदम पीछे लेने लगा और सोचने लगा कि उसे अब क्या करना चाहिए था। हालांकि तभी उसे अपनी आंख के किनारे से एक उड़ती हुई परछाई दिखाई दी, जिसने एक आदमी को धक्का देकर उसे उन दोनों पर गिरा दिया। उन तीनों आदमियों को गिरते देख जब अभिनव ने अपनी पलकें झपकाई तो पाया कि कबीर वहां पहुंच चुका था। बॉस, आप पीछे रहना, इन्हें मैं संभाल लूंगा, कबीर ने चिल्लाते हुए कहा। कबीर को देखकर वो तीनों आदमी गुस्से से गुर्राने लगे और फिर उनके पीछे आते हुए चौथे आदमी ने कहा, कबीर, बड़े दिनों बाद दिखे हो। लगता है तुम्हें इस छछुंदर के प्रोटेक्शन का काम दिया है अब हंसराज ने, है ना? कबीर ने जब अपनी गर्दन उस आवाज की तरफ घुमाई तो उसे एक जाना पहचाना शख्स दिखाई दिया। वो उसे एक पल के लिए देखकर बोला, हेनरी, क्या बात है? कबीर की बात सुनकर अभिनव ने उससे पूछा, तुम इसे जानते हो कबीर? कबीर ने अभिनव के सवाल पर हाँ में सिर हिलाया और फिर कहा, हाँ बॉस, ये सब अधिराज और उसके भाइयों के पालतू कुत्ते हैं। घर में पड़े पड़े इनके शरीर पर चर्बी न चढ़ जाए, इसलिए अधिराज अक्सर इन्हें गली गली दौड़ने के लिए भेज देता है। कबीर की बात सुनकर उस चौथे आदमी यानी हेनरी को गुस्सा आ गया और फिर वो अपने तीनों साथियों से बोला, टाइगर के साथ इसको भी मारो, दोनों की अकल ठिकाने लगा दो। हेनरी की बात सुनते ही वो तीनों आदमी फिर से उठे और अपनी मुट्ठियां कसते हुए कबीर को घेरने लगे। कबीर उन्हें देखकर एक पल के लिए मुस्कुराया और फिर बोला, तुम लोग जानते हो ना मैं कौन हूं? एक बार फिर सोच लो, अगर पंगा लिया तो। कबीर अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले एक आदमी ने उसकी तरफ एक मुक्का बरसा दिया। कबीर फुर्ती से तुरंत पीछे हुआ और फिर उसने उस आदमी का हाथ पकड़कर उसे हवा में उठाते हुए जोर से जमीन पर पटक दिया। वह आदमी दर्द के मारे चिल्ला पड़ा। इतने में बाकी दोनों आदमी भी कबीर की तरफ लात और घूंसे बरसा चुके थे। हालांकि कबीर ने आसानी से पहले आदमी के मुक्के को अपनी हथेली से पकड़कर रोक दिया और फिर दूसरे आदमी की लात को भी पकड़ते हुए उसे खींचकर नीचे गिरा दिया। इतने में पहले आदमी ने भी अपने दूसरे हाथ से
कबीर पर मुक्का बरसाने की कोशिश की, लेकिन फिर कबीर ने पूरी ताकत से उसका हाथ मरोड़ दिया। हाथ के मरोड़ने से वो आदमी भी दर्द के कारण चीखने लगा और तभी उसके शरीर से टूटने की एक आवाज आई। कबीर ने उसका हाथ इतनी जोर से मरोड़ा था कि वो वहीं पर टूट गया और ऐसे में वो आदमी दर्द में तड़पते हुए नीचे गिर गया। अधिराज के भेजे तीनों आदमियों को पस्त करने के बाद कबीर एक गहरी सांस लेकर हेनरी की तरफ बढ़ने लगा। हेनरी उसे देखकर घबरा गया और उसने पलटकर वहां से भागने की कोशिश की। हालांकि अपनी तेज रफ्तार से कबीर को उसे पकड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगा। उसने पीछे से हेनरी के बाल पकड़े और फिर बालों से ही खींचकर वो उसे अभिनव के पास ले आया। फिर हेनरी के बाल छोड़ते ही कबीर ने उसे एक जोर का थप्पड़ लगाया और गुर्राते हुए कहा, बोल, अधिराज ने किस मकसद से भेजा है तुझे यहाँ? कबीर के सवाल पर हेनरी ने अपने हाथ जोड़ लिए और वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, कबीर यार, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे जाने दे, प्लीज। मैंने जो पूछा उसका जवाब दे कुत्ते। कबीर ने हेनरी के मुंह पर इतनी जोर से दहाड़ा कि हेनरी की वहीं पर पैंट गीली हो गई। कबीर का ऐसा रूप देखकर अभिनव की आंखें भी बड़ी हो गई थी। उसे अब जाकर एहसास हुआ था कि कबीर अपने आप में कितना शक्तिशाली आदमी था और क्यों दामोदर और हंसराज उसकी इतनी तारीफ कर रहे थे। इसने सिर्फ कुछ सेकंड्स में तीनों लोगों को धूल चटा दी और एक की पैंट गीली कर दी। अभिनव ने कबीर को देखते हुए अपने आप से कहा। फिर अचानक हेनरी बिलखते हुए बोला, अधिराज सर ने मुझे टाइगर के पास भेजा था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं टाइगर को यह बताकर आऊं कि वो किससे पंगा ले रहा था और उसकी क्या औकात थी। हेनरी की बात सुनकर कबीर ने एक गहरी सांस ली और फिर वो अभिनव की तरफ देखते हुए बोला, इसका क्या करना है बॉस? इन चारों को इसी ग्राउंड में जिंदा गाड़ दूं? कबीर की बात सुनकर हेनरी की रूह कांप गई। हालांकि इधर अभिनव ने ना में अपना सिर हिलाया और फिर उनके करीब आते हुए कहा, इस कुत्ते को मारने से कुछ नहीं मिलेगा। अधिराज इसके जैसे 1000 नए कुत्ते पाल सकता है। अभिनव ने फिर एक पल के लिए हेनरी को देखा और उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहा, चल अब अपने मालिक अधिराज को फोन लगा और फोन स्पीकर पर डाल। अभिनव का ऑर्डर सुनकर हेनरी हिचकिचाने लगा। जब कबीर को उसकी हिचक महसूस हुई तो उसने तुरंत अपने पास से एक पिस्तौल निकालकर हेनरी के सिर पर रख दी। 3 तक गिनूंगा, अगर फोन नहीं लगाया तो लगाता हूं, मैं फोन लगाता हूं, प्लीज गोली मत चलाना। हेनरी ने कांपते हुए कहा और वो तुरंत अपनी जेब से फोन निकालने लगा। उसने अभिनव और कबीर के सामने ही अधिराज का नंबर डायल किया और फोन स्पीकर मोड पर डाल दिया। लगभग 2 रिंग के बाद अधिराज ने हेनरी का फोन उठाया और ऊंची आवाज में कहा, टाइगर को उसकी औकात पता चली या नहीं? इससे पहले कि हेनरी अधिराज के सवाल पर कुछ बोल पाता, अभिनव ने उसके हाथ से फोन छीनकर अपने हाथ में लिया और एक गहरी आवाज में कहा, अधिराज। हेनरी के फोन से किसी दूसरे की आवाज सुनकर अधिराज एक पल के लिए कंफ्यूज हुआ और बोला, कौन? हेनरी? हेनरी नहीं, तेरा बाप टाइगर बोल रहा हूं। अपने कुत्तों को बांध कर रख अधिराज, नहीं तो मैं अपने शेरों से भरे पिंजरे खोल दूंगा। अभिनव ने रूखे सुर में अपनी बात कही। ऐसे में अधिराज ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, टाइगर यानी मेरा भाई अभिनव। आज तुम्हारी आवाज सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो ही गया भाई, लेकिन मैं तुम्हारी यह आवाज रोज रोज सहन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बहुत ही प्यार से और तुम जैसे अनाथ पर दया करके मैं कह रहा हूं कि आज के आज ही कनाडा छोड़कर वापस इंडिया लौट जाओ। उस बूढ़े दामोदर की अब उम्र हो गई है, तुम्हें तो छोड़ो, उसका खुद को बचाना भी फिलहाल मुश्किल है। तुमने मेरे भेजे आदमियों को हराया है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम में ये चेतावनी दे रहा हूँ, समझे? अधिराज की बात सुनकर अभिनव एक पल के लिए हंसा और बोला, ये जो इनाम है ना अधिराज, इसे अपने पास ही रख और मुझ पर दया करने से बेहतर ये होगा कि तुम खुद पर, खुद के भाइयों पर और अपनी दादी पर दया करना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जल्द तुम सभी की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। अभिनव की बात पर अधिराज ने एक गुस्से भरी गहरी सांस ली और बोला, तू जानता नहीं है कि तू किससे भिड़ रहा है अभिनव। अपने आप को ज्यादा हीरो मत समझ।
हमने जिस तरह तेरे बाप को यहाँ से निकाला था उसी तरह तेरा भी पत्ता साफ कर देंगे। नहीं अधिराज, सफाई तो तुम जैसे गद्दारों की होगी। जब मैं अपने पत्ते खोलूंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कहते ही अभिनव ने तपाक से वो फोन काटा और उसे वापस हेनरी की तरफ फेंक दिया। हेनरी ने घबराते हुए वो फोन पकड़ा और वो अपनी जगह से उठने लगा। इतने में कबीर उससे रूखे सुर में बोला, चल अब अपने इन 3 जानवरों को भी यहां से उठा और वापस चला जा, नहीं तो यही तुम सबकी कब्र खोद दूंगा। कबीर की धमकी सुनकर हेनरी तुरंत अपने तीनों साथियों के पास गया और उन्हें जमीन से उठाने लगा। कबीर ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर अभिनव की तरफ गर्दन घुमाकर कहा, बॉस, हमें वापस घर चलना चाहिए। अगर इस हादसे के बाद भी हम यही रुके तो दामोदर और हंसराज सर नाराज हो सकते हैं। लेकिन ट्रेनिंग का क्या, वो तो अभी बाकी है, अभिनव ने कहा। कबीर ने उसकी बात पर सिर हिलाया और बोला, हमें ट्रेनिंग फिलहाल हमारी प्रॉपर्टी में करनी चाहिए। मैं उस जगह के एक कोने को आज ही ट्रेनिंग ग्राउंड के हिसाब से तैयार करवा देता हूँ। फिर हम लोग कल से वहीं पर ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। वहां आपको किसी अनजान से कोई खतरा भी नहीं रहेगा। अभिनव ने कबीर की बात पर हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है फिर चलो। कबीर और अभिनव उस ग्राउंड से निकलकर वापस अपनी गाड़ी में बैठे और दामोदर के घर की तरफ बढ़ने लगे। इधर टाइगर की बात सुनकर अधिराज का भी दिमाग खराब हो चुका था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि टाइगर ना सिर्फ उसके भेजे हट्टे कट्टे आदमियों को पस्त कर देगा, बल्कि उल्टा अधिराज को धमकाने भी लगेगा। इस टाइगर का कुछ करना पड़ेगा, इस तरह तो ये देखते ही देखते हमारे सिर पर आकर बैठ जाएगा। अधिराज अपने आप से ये बात कह ही रहा था कि इतने में उसके सामने एक नौकर आया और धीरे से बोला, बॉस, आपको अम्मा जी ने इसी वक्त गेस्ट रूम में बुलाया है। अधिराज ने उस नौकर की बात पर अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूं। गेस्ट रूम में घुसते ही अधिराज ने अम्मा जी के पैर छूते हुए कहा, प्रणाम दादी। खुश रहो। अधिराज, मुंबई वाले प्रोजेक्ट की क्या खबर है? तुम्हारी नवदीप से बात हुई है या नहीं? अम्मा जी ने अधिराज से गहरी आवाज में पूछा। अधिराज ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, नवदीप इस डील को पास करने के लिए रेडी है दादी। हमें अब बस 10,000 करोड़ रुपए कैश चाहिए, उसके बाद हम आगे का काम शुरू कर पाएंगे। अम्मा जी ने अधिराज की बात पर सिर हिलाया और कहा, 10,000 करोड़ छोटी रकम नहीं है, इसे इकट्ठा करने में वक्त लगेगा। नवदीप से कहो कि वो हमें 1 महीने का टाइम दे। ठीक है दादी, मैं उससे बात करता हूं, अधिराज ने कहा। अम्मा जी ने फिर उसे एक पल के लिए देखा और आगे पूछा, टाइगर की क्या खबर है? अम्मा जी के इस सवाल पर अधिराज एक पल के लिए हिचकिचाने लगा। वो अम्मा जी को ये नहीं बताना चाहता था कि उसने अभी अभी टाइगर से धमकी सुनी थी। ऐसे में अधिराज अपना गला साफ करते हुए बोला, कुछ नहीं दादी, अभी तो नया नया कनाडा आया है और ताऊ की गोद में बैठा है। हम भी मौका देख रहे हैं, जैसे ही चांस मिलेगा उसे खत्म कर देंगे, और क्या। अधिराज की बात सुनकर अम्मा जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर बात सिर्फ एक दूसरे को मारने की होती तो इंसानों की प्रजाति गुफाओं से बाहर ही नहीं निकल पाती अधिराज। अम्मा जी की इस बात से अधिराज एक पल के लिए कंफ्यूज हुआ और बोला, मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये कि टाइगर अगर लड़ने के लिए उतरा है तो तुम्हें उसे उसी की भाषा में हराना है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे पोतों में कितना दम है। अम्मा जी की ये बात सुनते ही अधिराज के हाव भाव अचानक फीके पड़ने लगे। उसे तुरंत एहसास हुआ कि अब उसे और उसके भाइयों को, अभिनव को, सिर्फ अपने रास्ते से नहीं हटाना था, बल्कि उन्हें उससे लड़ना भी था और अम्मा जी की नजरों में जीतना था। अब आगे क्या होगा? कैसे लड़ेगा अभिनव इन तीनों भाइयों से जंग, और इस जंग में किन किन समस्याओं का वो करेगा सामना? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।